Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 26th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 26 जून 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट आर्टिकल्स को भी लगा रखा है और कुछ आर्टिकल हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और हमारे मेंस के एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको वो आंसर राइटिंग करनी है। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सभी लोगों को इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन ये है कि जो सेंट विंसेंट है और जो ग्रेनेडिन है ये एक आइलैंड कंट्री है। ये आइलैंड कंट्री कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये आप लोगों को बताना है। रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी या फिर कैरिबियन सी। सही आंसर सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। नाउ पहले आर्टिकल में डिस्कस किया गया है एनआईओएस के बारे में। एनआईओएस की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल। अब हुआ क्या है, ये आर्टिकल आपका पीआईबी से लिया गया है और इसको आप लोग जीएस पेपर 2 से आराम से रिलेट कर सकते हो। ओके, अब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है हमारे श्री संजय धतौर जी, इन्होंने लॉन्च किया एक एनआईओएस डिप्लोमा कोर्स। अब ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये आपको योगिक साइंस के अंदर देखने को मिलेगा। योगा से रिलेटेड ये कोर्स रहने वाला है और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, उसी वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ के अंदर है। क्वेश्चन क्या है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है एनआईओएस। ये जो बॉडी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। तो नेम क्या है ये हम लोगों ने देख लिया, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल उसको बोला जाता है। इसको पहले नेशनल ओपन स्कूल भी बोला जाता था। एग्जैक्टली ये है क्या है, तो ये नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है जो कि भारत सरकार के अंडर में आता है। इसका मेन काम ये है एडमिनिस्टर करना एग्जामिनेशंस को, यानी कि जो आप कह सकते हो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस होते हैं सीबीएसई वगैरह के, तो उन सबको यहाँ पर ये पूरी तरह से एडमिनिस्टर करता है। उसी की तरीके से यहाँ पे इसकी जो पेरेंट बॉडी है वो कौन है, तो आपको ध्यान रखना है ये आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एनआईओएस फंक्शन कैसे करता है, तो ये ऑपरेट करता है, लगभग इसके 5 डिपार्टमेंट्स हैं, उस नेटवर्क के थ्रू ये ऑपरेट करता हुआ नजर आता है। काफ़ी सारे रीजनल सेंटर्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टडी सेंटर आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे प्लस विदेशों में भी देखने को मिलेंगे। तो उस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करता हुआ नजर आता है। एनरोलमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 2.71 मिलियन स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी आप इस लेवल पर आप देख पाओगे। तो ये सब जो है एनरोल कर चुके हैं इस एनआईओएस के अंडर में और इसी वजह से एनआईओएस एक लार्जेस्ट ओपनिंग स्कूल सिस्टम बन जाता है पूरे दुनिया भर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे इतने सारे स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। अगेन एक और अच्छा आर्टिकल है, बात करी गई है सीडब्ल्यूसी के बारे में, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने क्या कह रहा है, उसने एक अप्रूवल दिया है कि उन्होंने ये बोला जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है इसको मर्ज कर दिया जाए किसके साथ? सीआरडब्ल्यूसी के साथ, यानी कि सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड के साथ मिला दिया जाए। अब यहाँ पे ये दोनों बॉडी क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर ये आपको पहली बात तो ये देखना है जो सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है ये क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे वाले बॉडी की बात करेंगे। तो ये एक मिनी रत्न कैटेगरी है, जो यहाँ पे आप कह सकते हो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं ना, उसी की यहाँ पर एक मिनी रत्न कैटेगरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैटेगरी 1 के अंदर में आता है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बेसिकली, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। इसको एक एक्ट के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया था। एक्ट का नाम है द वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962, इसी के अंडर में इसको एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद यहाँ पर एक पब्लिक वेयर हाउस है। अब यहाँ पर मतलब क्या है, जो बॉडी है ये क्या है, क्या काम है इसका? तो देखो एक पब्लिक वेयर हाउस ऑपरेटर है जिसको बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा 1957 में।
पर्पस इसका ये है, जो वेयर हाउस किसको बोलते हैं, जो गोदाम होते हैं जहाँ पर हम लोग सामान वगैरह स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर इसका पर्पस यही है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो बहुत सारा, या फिर कुछ और कमोडिटीज़ वगैरह हो गई, तो वो सब जो है यहाँ पर स्टोर करके रखी जाती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आता है, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो दूसरी बॉडी है जिसके साथ हम लोग CWC को मर्ज कर रहे हैं, उसका नाम है सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड। अब इसका काम भी बहुत आसान आपको यहाँ पर लगने लगेगा। जो ये एक बेसिकली सेपरेट सब्सिडरी कंपनी है, इसको जो नाम दिया गया है हमने देख लिया। अब यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मिनी रत्न कैटेगरी में आती है, लेकिन ये मिनी रत्न कैटेगरी 2 के अंदर आती है, और जो CWC है वो मिनी रत्न कैटेगरी 1 के अंडर में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में। ठीक है, और अभी जो पहले वाला था उसको एक अलग एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसका मेन काम क्या है। आपने रेलवेज देखे होंगे, ठीक है, उस रेलवेज के आसपास आपको बहुत सारे गोदाम देखने को मिल जाते हैं, तो उस गोदाम का जो है डेवलपमेंट करने के लिए ये बॉडी वर्क करती है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, डेवलप करना। जो रेल साइड वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलते हैं, तो उनको डेवलप करने का ये बॉडी काम करती है। तो इन दोनों को अब लोग मर्ज कर रहे हैं और जो है मिलाकर एक देखते हैं क्या किस तरीके से दोनों मिलकर काम करने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है निष्ठा के बारे में। अब ये निष्ठा क्या है, ये आर्टिकल भी PIB से लिया गया है। यहाँ पर डिस्कशन किया गया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट करके। अब निष्ठा की फुल फॉर्म देखो सिंपल है, अब इसके आप लोग आदत तो समझ गए होंगे। जो टीचर्स हैं, ठीक है, स्कूल हेड हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। एक तरीके से अभी यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गई है, कंप्लीशन हो चुका है। 40 टीचर्स को यहाँ पर ये ट्रेनिंग वगैरह दी गई है इनको। अब यहाँ पर उसी की वजह से निष्ठा न्यूज़ के अंदर आ गया है। नाउ है क्या निष्ठा, तो देखो अगस्त 2019 की बात है। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, यहाँ पर इसके मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया था निष्ठा को, ताकि जो है लगभग 42 लाख गवर्नमेंट टीचर्स देखने को मिलेंगे आपको पूरे देश भर में, उनको ट्रेनिंग दी जा सके। और ये निष्ठा है कि बेसिकली में दुनिया का एक लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, उसका इसका ऑब्जेक्टिव यही है, जो भी टीचर्स हैं उनको मोटिवेट करना, उनको इक्विप करना, ताकि वो टीचर एक क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ा सकें स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स को वो अच्छा पढ़ा सकें। इस वजह से टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, तो वो किसके अंडर में आता है, वो निष्ठा प्रोग्राम के अंडर में आता है। फीचर्स मैंने आपको बता ही दिए। यहाँ पर टीचर्स को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सिखाई जाएंगी, जो कि टीचर्स आगे जो है बच्चों को सर्व करने वाले हैं। ठीक है, कवरेज क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। लगभग 42 लाख जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर, सभी टीचर्स हैं, हेड्स हैं स्कूल के, तो वो सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, वो सब फैकल्टी मेंबर इसके अंदर रहने वाली है। ट्रेनिंग जो है कंडक्ट करवाई जाएगी डायरेक्टली। लगभग 33,120 की रिसोर्सेज पर्सन होंगे जो कि ये ट्रेनिंग देने वाले हैं। ठीक है, अब आप कहोगे इनको कौन ट्रेन करेगा, तो इनको ट्रेन करने के लिए भी इनके ऊपर भी काफ़ी सारे लोग हैं। 120 नेशनल रिसोर्स पर्सनस हैं, ठीक है, जो कि NCERT के, NIEP के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है। इस टाइप के आर्टिकल काफ़ी हद तक पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से जो आपको 3-4 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, ये आपको एक लेंदी आर्टिकल देखने को मिलेंगे, और आप लोग इसको अपने GS पेपर कह रहा हूँ, अपने मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिलेट कर सकते हो। तो पहला आर्टिकल अभी न्यूज़ में भी देखने को मिला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है न्यूट्रिएंट लॉस इन व्हीट एंड राइस करके। ये द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया था, लेकिन इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग किस तरीके से अपना आंसर लिखोगे, किस तरीके से फ्रेम करोगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल आपका GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। GS पेपर 3 में आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, हेल्थ हो गया, या फिर इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर हो गया। यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में काफ़ी सारे रिसर्चर्स हैं जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, और वो सब इंस्टीट्यूट्स किसके अंडर में आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ICAR के अंडर में आते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर में ये सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ये देखा है कि जो वीट और राइस, यानी जो गेहूँ और चावल है, उसके अंदर जिंक और आयरन की मात्रा कम हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। ये कम हुआ है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। काफ़ी सारे कलेक्शन रखा गया था, उसके अंदर टेस्टिंग वगैरह करी गई है, देन उसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ बताया गया है। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है वो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये है क्या, क्योंकि इसी के अंदर में जो आने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हीं के रिसर्चर्स ने ये वर्क किया है। अब ये ICAR एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि DARE के अंडर में आता है। DARE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर में आता है। ठीक है, एक अपेक्स बॉडी है। इसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग करना,
गाइड करना, मैनेज करना रिसर्चेस को, खासकर जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है इसके अंदर यहाँ पे वर्क करता है, रिसर्चेस करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था 16 जुलाई 1929 में, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। 102 इसके इंस्टीट्यूट्स हैं और 71 जो है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी पूरे देश भर में। ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसके अंडर में आती हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो क्रॉप्स की बहुत सारी वेराइटीज़ वगैरह आप लोग देख पाओगे, तो उन सब वेराइटीज़ वगैरह को प्रोटेक्ट करने का भी यहाँ पे बॉडी काम करती हुई नजर आती है। अब कुछ की ऑब्जर्वेशंस है, वो क्या है कि कंसंट्रेशन इन राइस को लेकर बात करी गई है, यानी कि हमने अभी देखा जो वीट और राइस है इन दोनों के अंदर जो जिंक और आयरन है वो कम हो चुका है। अब राइस की अगर हम बात करें तो राइस में जिंक और आयरन दोनों ही कम हो चुका है। अगर हम 1960 से कंपेयर करें तो लगातार कम होता हुआ आ रहा है। 1960 के आसपास 27.1 केजी करके हुआ करता था, इतना इतना हुआ करता था, लेकिन अभी साल 2000 तक अगर हम बात करें तो ये बहुत कम हो चुका है। 20.6 mg जिंक हो चुका है और आयरन भी 43 हो चुका है। मतलब ये और ओवरऑल देखें तो जिंक और आयरन दोनों ही कम हो चुका है राइस के अंदर। और उसे कंपेयर करें वीट से तो वीट के अंदर भी ये दोनों ही चीज़ें कम होती हुई नजर आई हैं। आप देख पाओगे यहाँ पर डेटा दे रखा है। उसके बाद अब रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये है कि अब ज़्यादा मात्रा में उगाया गया है। अब आप ज़्यादा मात्रा में उगाओगे तो ऑब्वियसली बात है एक डाइल्यूशन इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जो ये आप कह सकते हो प्रोडक्शन का है ये काफ़ी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ये कम हो गए हैं। ठीक है, जो जिंक और आयरन है हमारे बॉडी के लिए, जिंक और आयरन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपको मालूम होगा। इनफैक्ट हमारे नेल्स के लिए, हेयर के लिए, सभी के लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या है कि वही चीज़ कम हो रही है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि रीज़न क्या हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में उगाया गया तो उसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम हो चुके हैं। सजेशन क्या है इसके लिए? सजेशन ये है कि देखो आप लोगों को जिंक और आयरन तो लगाना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे जिंक और आयरन की जो डेफिशिएंसी की वजह से, इसकी कमी की वजह से बिलियंस ऑफ पीपल जो है दुनिया भर में अफेक्टेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दुनिया भर में लोग जो है इसकी कमी झेल रहे हैं, उससे काफ़ी सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हुई नज़र आती हैं। अब यहाँ पे इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप लोगों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा बायो फोर्टिफिकेशन के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बायो फोर्टिफिकेशन होता क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जो क्रॉप्स है ना जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर भरे पड़े हैं, उनका हम लोग क्या करवाएं, उनकी ब्रीडिंग करवाएं। ठीक है, उनका क्रॉस सेक्शन करवाएं, जिससे कि हम लोग नया जो क्रॉप है उसको लेकर आएँ। ठीक है, तो बायो फोर्टिफिकेशन है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी के फूड क्रॉप्स होते हैं उसको इंप्रूव किया जाता है। बेसिकली जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है फूड क्रॉप्स की उसको इंप्रूव किया जाता है। कैसे? प्लांट ब्रीडिंग करवाई जाती है। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स का क्रॉस सेक्शन करवाया जाता है, जिससे कि यहाँ पर एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इसको बोला भी जाता है। उससे क्या होगा, जो भी फूड क्रॉप्स होंगे उसकी न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए इसको लेकर। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लगभग 17 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ जो हैं, जो 8 फसलों से बिलोंग करती हैं, वो हमारे नेशन को डेडिकेट कर रखी है, हमारे नेशन के अंदर वो चलती हैं। जैसे कि राइस है, राइस के अंदर आप देख पाओगे CR धान 315 है, इसके अंदर बहुत सारा जिंक देखने को मिलेगा। एक वीट ऐसा है जिसका नाम है HI 1633, इसके अंदर प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, आयरन, जिंक, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। उसी तरीके से मेज़ है, ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है, यानी कि जो फूड क्रॉप है उनकी ब्रीडिंग करवाओ, उसके बाद जो है यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि एक ऐसा क्रॉप होगी जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो काफ़ी बढ़कर निकल कर आएगी। उसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है मधुबन के गाजर, यानी कि कैरेट जिसको बोलते हैं। ये एक बायो फोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी है। अब यहाँ पर ये जो वैरायटी है ना ये बेनिफिट करती है लगभग 150 लोकल फार्मर्स को। कहाँ पर? जूनागढ़ के अंदर, गुजरात में। साथ ही साथ यहाँ पर बी कैरोटीन आपको बहुत हाई देखने को मिलेगा, और जो आयरन वगैरह होता है ये बहुत ज़्यादा हाई है इस गाजर के अंदर, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसने न्यूट्री सेंसिटिव एग्रीकल्चरल रिसोर्स और इनोवेशन प्रोग्राम भी चला रखे हैं, ताकि जो फार्मिंग वगैरह है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, और ज़्यादा नई नई चीज़ें लाई सकें, जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। उस वजह से यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट करें इसने, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। अब यहाँ पे जो बायो फोर्टिफिकेशन है, चलो हमने पढ़ लिया, प्लांट्स की ब्रीडिंग के बाद यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या? इंपॉर्टेंस सबसे पहला ये है
जो भी यहाँ पर क्रॉप्स हैं बायो फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, जो भी यहाँ पे इसके थ्रू लाए गए हैं, इससे हेल्थ इंप्रूव होगी। जब तक आप कह सकते हो लगातार अगर आप लोग ये बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स खाओगे, कंज्यूम करोगे, तो इससे आपका ह्यूमन हेल्थ, यानी कि कोई भी यहाँ पे ह्यूमन है उसकी हेल्थ, ये काफ़ी हद तक इंप्रूव होती हुई चली जाती है। उसके बाद एक हायर रेजिलियंस है। अब रेजिलियंस मतलब यहाँ पर ये टक्कर दे सकता है किसको, जो भी कीटाणु हैं, डिजीज़ हैं, हायर टेम्परेचर हो गया, सूखा पड़ गया, इन सभी सिचुएशन के अंदर में भी ये जो वैरायटी है, ये जो क्रॉप है, ये अच्छे से ग्रो कर सकती है। और उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर रीच की बात हुई है, यानी कि इसको देखो, सबसे पहले आज जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, हर कोई इसको ले सकता है, ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट गैप ये फिल करता हुआ नज़र आता है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग जो गरीब वगैरह लोग हैं, ठीक है, सोसाइटी के अंदर या फिर लोकल फार्मर्स हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि इन तक भी हम लोग ये चीज़ें पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जो कॉस्ट इफेक्टिव बोला गया है, मतलब कि इसमें शुरुआत में ही पैसा लगता है। जब आपको ब्रीडिंग वगैरह करवानी है, उसी के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर पैसा लगाना है, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है, उसके बाद यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस भी इसको बोला गया है। लेकिन अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं बायो फोर्टिफिकेशन को लेकर। वो क्या है? लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। लोग जो है इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि कलर वगैरह चेंज हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। कॉस्ट की बात करें, यहाँ पर एक कॉस्ट को लेकर एक आप कह सकते हो कि परेशानी आ जाती है। आप कहोगे कि कॉस्ट को लेकर क्या परेशानी आती है, अभी तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि ये तो कॉस्ट इफेक्टिव है। जो इनिशियल कॉस्ट लगती है, मैंने आपको बताया शुरुआत में जो कॉस्ट लगती है वही बहुत ज़्यादा लग जाती है, ठीक है। तो एक दिक्कत यहाँ पे ये भी है, स्लो प्रोसेस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्लांट्स की ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ये काफ़ी स्लोअर हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलप होती हुई नजर आती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है, अच्छे से आप लोग आंसर लिख पाओगे अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है तो। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये भी हमारा मेंस के पर्सपेक्टिव से है, काफ़ी डिटेल में इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, यहाँ पर आपको बहुत सारा कंसर्न देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंट्री ने मिलकर मुद्दा उठाया है, बहुत सारे कंसर्न दिखाए हैं, किसको लेकर? ओवर द सिंजियांग रीजन। ये जो सिंजियांग रीजन है, ये चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्यों ये बहुत सारी कंट्रीज़ ने मुद्दा उठाया है इसका, तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लगभग 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर अगेंस्ट में है चाइना के। चाइना यहाँ पे बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि ह्यूमन वायलेशन करता है, ऐसा यूएन की रिपोर्ट्स बताती हैं। अभी मैंने आपको बताया जो सिंजियांग वाला रीजन है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये चाइना का मैप है, ठीक है। अब चाइना के मैप में जो ये वाला ऊपर वाला रीजन है, ये सिंजियांग प्रोविंस है। अब जो सिंजियांग प्रोविंस है, यहाँ पर क्या है कि उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। कौन से? उइगर मुस्लिम। ये आपको स्पेलिंग देखने को मिलेगी। इन मुस्लिम्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है आज के टाइम पर ये चाइना, उनको कस्टडी में रख रखा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो लोग। फंडामेंटल जो भी फ्रीडम्स है वो सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है चाइना ने। तो यहाँ पर जो उइगर कल्चर है, इनफैक्ट वो लोग अपने ही कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते हैं, वो लोग अपने कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। जो एडिशन है कुरान का वो भी चाइनीज़ वाला है, और साथ ही साथ जो बियर्ड वगैरह वो लोग नहीं ग्रो कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं उइगर मुस्लिम्स के रिलेटेड। अब चाइना का इसके प्रति रिस्पांस क्या है? जब हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई चाइना ऐसा वायलेशन कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारी कंट्री अगेंस्ट में आ जाती हैं, तो चाइना का कहना यह है कि देखो यहाँ पर ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी उइगर मुस्लिम्स को मिसट्रीट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर चाइना का रिस्पॉन्स ऐसा बोला है, ठीक है। फिलहाल ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ से निकल कर भी आए हैं जिन्होंने अपनी बयान दिया है कि चाइना बहुत बुरी तरह से ह्यूमन वायलेशन करता है उस जिनजियांग वाले रीजन में। क्वेश्चन ये उठता है, ये उइगर्स हैं कौन? तो उइगर्स एक प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम माइनॉरिटी है, एक तुर्की एथनिक ग्रुप को ये बिलोंग करता है। तुर्किश आप कह सकते हो, तुर्की के यहाँ पर तुर्की से बिलोंग करने वाले लोग हैं जो उइगर्स हैं। ये लोग अपनी खुद की भाषा बोलते हैं जो कि बिल्कुल तुर्किश से सिमिलर होती है, ठीक है। ये अपने आप को एक कल्चरली और एथनिकली देखते हैं क्लोज सेंट्रल एशियन नेशन से, यानी कि सेंट्रल एशियन नेशन से ही इनको ज़्यादा लगाव है। तो भी आप लोग वहाँ पर देख पाओगे कि ये जिनजियांग वाला रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। चाइना जो है रिकग्नाइज करता है जो ये कम्युनिटी है, बेसिकली एक ये माइनॉरिटी है, और साथ ही साथ यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ साथ इनका बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है। और आप कह सकते हो कि जो इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है करेंटली, वो उइगर एथनिक कम्युनिटी की है। ये आपको सिंजियांग वाले रीजन के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, वहीं पर ये ज़्यादातर लोग रहते हैं। उसके बाद एक जो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है उइगर मुस्लिम की, ये आपको बहुत सारे और कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो उइगर मुस्लिम्स हैं, अगर हम लोग बात करें, इनको बहुत टाइम से, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत टाइम से ये वायलेशन वगैरह देखने को मिल रहा है। बहुत टाइम से जो है यहाँ पर ये चाइनीज़ लोग उनको काफ़ी हद तक परेशान कर रहे हैं। आज का आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में जो साइड में लगा था, तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर चाइना ऐसा ना करे, ठीक है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा ह्यूमन वायलेशन किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नाउ आज का थर्ड आर्टिकल, अगेन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके अंदर डिस्कशन किया गया है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को लेकर। अब न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि आपको मालूम होगा जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है जो कि आपको चाइना के अंदर देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये जो कोरोना वायरस है वो यहीं सर, ये जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है यहीं से निकल कर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर यह बोला जाता है कि देखो एक तरीके से इन्होंने कंडक्ट किया है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। अब ये जो गेन ऑफ फंक्शन है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ये क्या है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रिसर्च इनके द्वारा करी गई है ऐसा बोला जा रहा है, जिसकी वजह से कोविड-19 है ये लैब से लीक हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है ये होता क्या है। देखो वायरोलॉजी के अंदर जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है इसका मतलब है जानबूझकर, ध्यान से सुनना, डेलिबरेटली जानबूझकर किसी ऑर्गेनिज्म को लैब के अंदर उसके अंदर बदलाव करना, उसको क्रिएट करना, ठीक है, उसके जीन के अंदर बदलाव करना, एक उसके अंदर बड़ा म्यूटेशन कर देना, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर आप कह सकते हो वो खतरनाक भी हो सकता है, प्लस यहाँ पे फ़ायदा भी है, हम लोग उसके ऊपर स्टडीज़ करके कुछ नई नई चीज़ें पता भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम लोग उसके अंदर बदलाव करके उसको और ज़्यादा खतरनाक करके एक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे क्या है कि देखो इसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू यहाँ पर करा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको क्रिएट किया जाता है और इस टेक्निक को सीरियल पैसेज बोलते हैं। सीरियल पैसेज का मतलब ये है किसी बैक्टीरिया या वायरस को ग्रो करना, ठीक है, उसको ग्रो करना एनवायरनमेंट के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर देना, उसको रिमूव करना, एक तरीके से जो है ऑल्टर करना, पूरी तरह से जो बैक्टीरिया वायरस है उसको अपने हाथ में ले लेना। अब ये सब कौन करता है, साइंटिस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये गेन ऑफ रिसर्च है। उसके बाद इसके कुछ सिग्निफिकेंस है, मतलब आप कह सकते हो कुछ ज़रूरत भी है गेन ऑफ रिसर्च की। वो ज़रूरत क्या है? सबसे पहली बात तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद उसके अंदर बदलाव कर करके देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग को कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखते हुए नजर आएंगे और फ्यूचर के अंदर इन चीज़ों से हम लोग टैकल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, इस गेन ऑफ रिसर्च के फॉर्मूले से हम लोग वैक्सीन वगैरह को डेवलप कर सकते हैं, नई नई रिसर्च करके कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे आप वायरस को हम लोग कमज़ोर कर दें जो कि वैक्सीन उससे लड़ सके। ऐसी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब कुछ इश्यूज़ भी है इसके रिगार्डिंग, ऐसा नहीं है फ़ायदे हैं, तो हमने फ़ायदे देखे, लेकिन अब कुछ परेशानियाँ क्या हैं, और वो परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। अब जो भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, जो गेन ऑफ रिसर्च है, ये बहुत खतरनाक साबित हो जाती है जब एक इसको हम लोग कह सकते हो बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ये बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, इसी वजह से इसको बोला जाता है डुअल यूज़ रिसर्च ऑफ कंसर्न। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखना है ये है कि बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी जो रिस्क है ये काफ़ी बढ़ जाता है। बायो वेपन का मतलब ये है कि देखो कोई भी वायरस बैक्टीरिया को तैयार करना और उसको जो है छोड़ देना पूरे देश भर में या पूरे दुनिया भर में, जिससे कि बाकी लोग अफेक्ट हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ होता है बायो वेपन के अंदर। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिले थे जिसके अंदर ये बताया गया था कोविड-19 एक बायो वेपन है चाइना का। ठीक है, यही मुद्दा इंडिया में भी उठा था। आपको मालूम होगा एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थी जिन्होंने यहाँ पर ये कोई बोल दिया था बायो वेपन को लेकर, ठीक है, कि कोविड-19 एक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे बोल दिया था। फिलहाल बायो वेपन का हम लोग मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, देखो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर ये भी पोटेंशियल है कि यहाँ पर ये दिक्कतें पैदा कर दे, साथ ही साथ कोई एक्सीडेंटल तरीके से लैब से लीक भी हो सकता है। अभी जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये बताती हैं कि हाँ ये लैब से लीक हुआ है। ठीक है, तो लैब से भी लीक हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कोविड-19 को लेकर चर्चा हो रही है। इंडिया के अंदर अगर हम इसको रिगार्डिंग सिचुएशन देखें तो इंडिया के अंदर अगर कोई भी यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिज्म सेल के ऊपर अगर वर्क करते हैं तो वो सब किसके अंडर में आता है, वो सब आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिजम्स और सेल्स रूल्स। ये जो रूल्स हैं 1989 के, उसके अंडर में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और साल 2020 में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी दे दी थी कि आप लोगों को एक कंटेनमेंट फैसिलिटीज़ लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि बायो सेफ्टी लैब्स वगैरह लेकर चलनी पड़ेंगी, जहां से ये जो आप लोग अगर रिसर्च वगैरह कर रहे हो तो ये जो चीज़ें ना भले ही एक्सीडेंटली हो, ये लीक ना हो कभी भी। ठीक है, कभी भी यहाँ पर बाहर निकल कर ना है, कोई भी अगर खतरनाक हो जाता है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है, इसने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बायो हजार्ड वगैरह जो बायो सेफ्टी वगैरह है उसको लेकर यहाँ पर ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी ऑलरेडी। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग गाइडेंस वगैरह भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ डिबेट वगैरह बताई गई है गेन ऑफ फंक्शन को लेकर। अब डिबेट क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, डिबेट में फ़ायदे वाली बात होगी, जैसे फेवर में बोलते हैं ना, तो फेवर में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर बैटल रेडी फॉर फ्यूचर पेंडेमिक्स, यानी कि क्या है जो फ्यूचर में आने वाले भविष्य में बहुत सारे पेंडेमिक्स देखने को मिल जाएंगे, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम लोग आराम से टैकल कर सकते हैं अगर हम लोग गेन ऑफ फंक्शन को अच्छे तरीके से लेकर चलें तो।
ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्रिटिक भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कत क्या है कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है आज के टाइम पर, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और ऐसा हो सकता है रिसर्च के टाइम पर बहुत सारे ऐसे जो है इसका हम लोग बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है एक्चुअली में कि इससे बहुत बड़ी तबाही करी जा सकती है, तो यहाँ पर इसका एक क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कुछ वे फॉरवर्ड हैं, सजेशंस हैं। सजेशंस क्या हैं? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीड करना चाहिए DURC को लेकर, यानी कि जो ये डबल यूज़ रिसर्च है, यानी कि जो दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसका, एक खतरनाक तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लस फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर WHO को इसके अंदर लीड करना चाहिए, WHO को पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाहिए, और जो है यहाँ पर आप कह सकते हो WHO को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना चाहिए, इस चीज़ का रिसर्च करे इसके ऊपर, और हमेशा कोशिश यही रहे कि जो बायो रिस्क वगैरह है उसको कम से कम किया जा सके। तो WHO को यहाँ पे फोकस करना है। उसके बाद एक ग्लोबल गाइडेंस फ्रेमवर्क को डेवलप करना चाहिए जो कि सारी कंट्रीज़ मिलकर उसको फॉलो करें। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कोई रिसर्च वगैरह नहीं चलेगी, पहले यहाँ पर इसके ऊपर जाँच पड़ताल बैठाई जाए पूरी तरह से, यहाँ पर सभी लोगों को मालूम है कि हाँ इस कंट्री के अंदर इस चीज़ के ऊपर रिसर्च चल रही है, तो तभी जाकर हम लोग रिसर्च वगैरह करें। तो ऐसे रूल्स वगैरह भी लाए जाएं। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी हो, जो कि एक पारदर्शिता यहाँ पे देखने को मिल जाए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। जैसे कि चाइना ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई थी, तो ऐसे चीज़ें छुपाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर इंश्योरिटी हो कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। तो यहाँ पर कोई भी रिसर्च चलिए तो उसके रिगार्डिंग बिल्कुल सही पता हो कि भाई किस चीज़ के ऊपर रिसर्च चल रही है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, कहाँ पर काम हो रहा है, तो इसके बारे में सब कुछ मेंटेन करना चाहिए। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ आई होप आपको सभी आर्टिकल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए हैं। लास्ट के जो हमने आर्टिकल पढ़े हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको मालूम होगा हमने मेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छे से इसका डिस्कशन किया है ना। उसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू एंड जय हिंद।